हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, हमारा जो मॉड्यूल है M2R5 जो है अपना वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसका चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। ठीक है, ये अपना चैप्टर नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम इसका मोर देन 80% जो पार्ट है वो कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा आपका बचा हुआ है जिसके अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो आ जाती है कि उसके अंदर फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, और साथ ही में स्टैटिक और डायनामिक जो वेबसाइट है उनके बीच का डिफरेंस रह जाता है कि क्या स्टैटिक वेबसाइट है, क्या आपकी डायनामिक वेबसाइट है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। ये सब आपका रह रहा है जो हम लेक्चर नंबर जो 3 है उसके अंदर कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1, क्योंकि अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। तो लेक्चर नंबर जो 3 है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है आपको मैं बहुत बार इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर भी बता चुकी हूँ। वेबसाइट कलेक्शन होती है वेब पेजेस की, और वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं विद यूजिंग लैंग्वेज। और ये जो वेबसाइट है इसके अंदर जो वेब पेजेस डिस्प्ले होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है, उनका डोमेन नेम। ठीक है, जो वेब पेजेस जिनका कॉमन डोमेन नेम होता है उनके कलेक्शन से वेबसाइट बनती है, जो आपको वेब ब्राउजर जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर डिस्प्ले होती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये जो वेबसाइट है ये वर्क कैसे करती है, इसका वर्किंग समझते हैं। आपका कंप्यूटर है, आपका कोई भी डिवाइस है, जरूरी नहीं कंप्यूटर ही हो, आपका मोबाइल है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस है आपका जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप उससे रिक्वेस्ट सेंड करोगे, आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल आप लिखोगे www.youtube.com, आपको यूट्यूब क्या करना है, देखना है, या फिर आप कोई भी वेबसाइट है उसको सर्च करते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल www.amazon.in कर लेते हैं सर्च, तो ये होगा क्या, जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की है आपके डिवाइस से, जो रिक्वेस्ट सेंड हुई है ये जाएगी आपके सर्वर के पास। ठीक है, अब ये जो सर्वर है इस सर्वर के पास होता है डाटाबेस। अब इस डाटाबेस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन क्या है, एक जगह स्टोर्ड है। अब ये जो सर्वर है ये क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट से जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैच होती है उसको आपको एक जगह, पहले तो सबसे पहले उसको प्रोटोकॉल की मदद से डिस्प्ले करवाएगा आपको आपके वेब ब्राउजर पे। तो करेगा क्या है सर्वर, फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट लिखी है तो वो करेगा क्या है, जो उसके वेब पेजेस है जिनका सेम डोमेन है उनको आपको सिलेक्ट करके क्या करेगा, आपको डिस्प्ले करेगा, आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स यहाँ पे देगा आपके डिवाइस पर। आपकी डिवाइस क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपने वेब ब्राउजर जो है उसका यूज किया है, उससे रिक्वेस्ट सेंड की है सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, चेक करेगा कि उससे क्या क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फिर वो रिस्पॉन्स देगा आपको इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कि ये भाई मेरे पास ये डाटा है, वो आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। तो होगा क्या, जो वेब ब्राउजर है, जो होस्ट है, वो क्या रहेगा, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, उसके पास जाएगी आपकी रिक्वेस्ट। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी तो वो क्या करेगा, अवेलेबल जितने भी वेब पेजेस हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट उनको चेक करेगा। उनको चेक करने के बाद वो क्या करेगा, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आनी है उसको एक जगह इकट्ठा करेगा, फिर जो आपका प्रोटोकॉल होता है उसकी मदद से वो आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा वो सारा का सारा डाटा आपके आईपी एड्रेस पे। कोई भी इंफॉर्मेशन है सेंड हो रही है, रिसीव हो रही है, उस डिवाइस से हो रही है, तो उसका आईपी एड्रेस जाता है आपके होस्ट के पास कि जो इस आईपी एड्रेस है उससे ये रिक्वेस्ट आई है, तो उसी आईपी एड्रेस पे क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स जाना चाहिए। इस वजह से क्या होगा, जो डाटा है वो उसी आईपी एड्रेस पे जिससे रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी हमारे वेब सर्वर को, होस्ट को, उसी पे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट लेने के बाद अवेलेबिलिटी चेक करेगा डाटा की, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो ये आपकी क्या है, एक बेसिक वर्किंग है कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है। उसके बाद जो वेबसाइट होती है, कोई भी वेबसाइट है जब वो क्रिएट होती है तब उसके 2 एंड होते हैं, एक होता है उसका फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। ठीक है, अब जैसे कोई भी मान लो ये डिस्प्ले एक वेबसाइट है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है ये किसी कोडिंग से, किसी लैंग्वेज से, ठीक है, कि कोई भी लैंग्वेज हो उससे क्या हुई है, डेवलप हुई है ना, ये आप मानते हो। तो ये जो लैंग्वेज है इसमें कुछ कोडिंग हुई है, उसके बाद ही जो वेबसाइट है आपको इस पे कोई भी पिक्चर मान लो दिखाई दे रही है, आपको कोई भी रिटर्न टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये सब आपको जो वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है इसके पीछे कोडिंग है यूजिंग लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज से क्या क्या कोडिंग हुई है, क्या चीज इसमें हिडन है, कैसे ये प्रोग्रामिंग है, क्या इसका लॉजिक है, कैसे वर्क करेगी, ये सब आपको दिखाई नहीं देता। आपको तो बस जो चीज दिखाई दे रही है वो आपके पास डिस्प्ले होकर आ रही है, कि जो चीज आपको विजिबल है वो आती है आपके फ्रंट एंड पे। ठीक है, फ्रंट एंड को हम कहते हैं क्लाइंट साइड भी कहते हैं इसको।
जो आपकी फ्रंट साइड है यानी वो क्या है, क्लाइंट साइड भी है, यानी जो क्लाइंट को नजर आएगी, जो भी विजिटर है, जो यूजर है, जौन सी भी वेबसाइट पे जा रहा है, उसके पास विजिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको यूट्यूब पे क्या होते हैं, वीडियोस यहाँ पे दिखाई देती है, आपको इनके पीछे की प्रोग्रामिंग नहीं दिखाई देती है, आपको वही चीज दिखाई देती है जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में लिखी गई है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है वो लैंग्वेज की स्क्रिप्टिंग, वो लैंग्वेज की कोडिंग जिसके अंदर जो भी डाटा होगा वो क्या होगा, क्लाइंट को यानी यूजर को डिस्प्ले होगा। लेकिन बैक एंड क्या होता है, वो सारी की सारी स्क्रिप्टिंग जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आती है, इसको हम सर्वर साइड भी कहते हैं बैक एंड को, और फ्रंट एंड को हम क्लाइंट साइड कहते हैं, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लाइंट को विजिबल होगी। लेकिन जो सर्वर साइड होती है, जो बैक एंड होता है, जो बैक साइड होती है, वो सिर्फ सर्वर को ही विजिबल होती है, वो क्लाइंट को विजिबल नहीं होती है। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से यहाँ पे उसकी कोडिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कि सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं फ्रंट एंड, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्ट द विजिबल पार्ट्स ऑफ द वेबसाइट दैट यूजर्स सी एंड इंटरेक्ट विद इन देयर वेब ब्राउजर। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रंट एंड में यानी जो क्लाइंट साइड है उसमें वो सारे विजिबल पार्ट्स यानी जो वेबसाइट के विजिबल जो हमें दिखाई देने वाले हैं वेबसाइट के अंदर, जिनसे हमारे यूजर इंटरेक्ट करेंगे, जिन्हें देख सकते हैं उनके वेब ब्राउजर में, वो सारे के सारे पार्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, किसमें, क्लाइंट साइड में। और जो लैंग्वेजेस होती हैं फ्रंट एंड को बिल्ड करने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इनकी मदद से हम फ्रंट एंड को क्रिएट कर सकते हैं। जो फ्रंट एंड जॉब टाइटल होते हैं यानी कि वो सारे लोग जो फ्रंट एंड को क्रिएट करते हैं उनके जॉब का टाइटल है वेब डिजाइनर। यानी जो वेब डिजाइनर होता है ये वो विजिबल पार्ट जो यूजर को दिखाई देने वाले उनकी डिजाइनिंग करता है, उनको क्रिएट करके बताता है, उनको कंस्ट्रक्ट करता है। और जो फ्रंट एंड होती है उससे क्या होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट होती है जिसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर्ड नहीं होता है डाटाबेस में। जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है उसकी इंफॉर्मेशन डाटाबेस में स्टोर नहीं होती है, और फ्रंट एंड से हम स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ओके, उसके बाद हम समझ लेते हैं बैक एंड। बैक एंड यानी कि सर्वर साइड, जो सिर्फ सर्वर को विजिबल है, क्लाइंट को विजिबल नहीं है। यानी कि वो सारे इनविजिबल पार्ट वेबसाइट के जो यूजर्स को दिखाई नहीं देते हैं, जिनसे यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता है, वो सारे के सारे पार्ट्स कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होते हैं, बैक एंड में होते हैं। जो लैंग्वेज यूज होती हैं टू बिल्ड बैक एंड वो कौन कौन सी है, PHP है, पाइथन है और .NET है। ठीक है, और जो बैक एंड बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनकी जॉब का टाइटल है प्रोग्रामर्स। बिकॉज बैक एंड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा तगड़ी लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको अच्छे से उसकी प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए, कैसे उसको डेवलप करना है, तो इनका जॉब टाइटल होता है प्रोग्रामर्स। ये लॉजिक और वर्किंग ऑफ वेबसाइट देखते हैं। ठीक है, और जो बैक एंड है इससे क्या होता है, डायनामिक वेबसाइट्स बनती हैं। अब हम देखेंगे कि जो डायनामिक और जो स्टैटिक वेबसाइट है वो क्या होती है, उनका डिफरेंस देखेंगे। उससे पहले जो क्लाइंट साइड है हमने देखा वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से बनती है, और जो सर्वर साइड है यानी जो बैक एंड है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से बनती है। तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अब आपको पता है क्लाइंट साइड है यानी इट इज विजिबल टू क्लाइंट, तो ये क्या करेगी, वर्क करेगी फ्रंट एंड पे। एंड ठीक है, एंड स्क्रिप्ट्स आर विजिबल टू ऑल यूजर, और जो इसमें स्क्रिप्टिंग की जाएगी वो सारे यूजर जो विजिट करेंगे वेबसाइट को उनको विजिबल होगी, उनको डिस्प्ले होगी। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर सर्वर्स इंटरेक्शन, इसको सर्वर की इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट, आपको पता है इससे स्टैटिक वेबसाइट बनती है। लैंग्वेजेस भी मैंने बताई थी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होगी। ये इनसिक्योर है एज कंपेयर टू सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ना ही हमें सर्वर की इंटरेक्शन की जरूरत है, इसमें जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग होगी उसको कोई भी इजीली देख सकता है। ठीक है, जो भी इसके अंदर स्क्रिप्टिंग होती है उसको इजीली देख सकते हैं हम, और ये यूजर के डिवाइस में रन करती है। और सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग है ये बैक एंड पे वर्क करती है, और जो स्क्रिप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल होती है सर्वर को। इसमें सर्वर की इंटरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बिना सर्वर के इंटरेक्शन के बैक एंड की स्क्रिप्टिंग नहीं हो सकती है। इससे हम डायनामिक वेबसाइट क्रिएट करते हैं यूजिंग लैंग्वेजेस लाइक PHP, पाइथन, रूबी, ये क्या है, लैंग्वेजेस के नाम है। और ये एज कंपेयर टू हमारा CSS, यहाँ पे CSS का मतलब है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग,
एज कम्पेयर टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ये काफी ज्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है सर्वर की इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसमें हम जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग है उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में देख सकते हैं। रन्स ऑन वेब ब्राउजर, और ये क्या करती है वेब सर्वर, ये वेब सर्वर पे रन करती है और ये यूजर के डिवाइस पे रन करती है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर, और ये वेब सर्वर पे यूज करती है। वेब सर्वर और जो वेब ब्राउजर है दोनों अलग अलग हैं। वेब सर्वर जैसे क्या करते हैं, इसमें जो भी प्रोग्रामिंग है वो सारी की सारी एक होस्ट होता है वेब सर्वर, लेकिन जो वेब ब्राउजर होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। और RWD आ जाता है उसके बाद एक टॉपिक, ये काफी मस्त और काफी इंटरेस्टिंग है भाई, ये इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि जो अलग अलग तरीके से हमें रिस्पॉन्स दे, है ना। तो इसका मतलब मैं आपको अभी अच्छे से और बताऊंगी। डेवलप्ड बाय इथेन मार्कोटे, इसको इथेन मार्कोटे ने डेवलप किया था RWD के कॉन्सेप्ट को। वेबसाइट सुटेबल टू वर्क ऑन एवरी डिवाइस, को ध्यान से समझो, वेबसाइट विच इज सुटेबल टू वर्क ऑन एवरी डिवाइस, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग से क्या होता है, हम एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो हर एक डिवाइस पे इजीली वर्क कर सकती है, ठीक है। वो वेबसाइट जो RWD से बनेगी वो क्या करेगी, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रिसाइज कर सकती है, हाइड कर सकती है, श्रिंक कर सकती है, यानी छोटा कर सकती है या बड़ा कर सकती है। और वो कैसे करेगी बड़ा या छोटा, उसके 3 फीचर होते हैं RWD के। एक होते हैं मीडिया क्वेरीज, यानी जो भी डिवाइस है, जिस भी मीडिया पे आप अपनी ये वेबसाइट जो है उसको रन करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो मतलब उसकी क्या फिक्स लेंथ है, वो कितने का है, चाहे वो कोई लैपटॉप हो, कोई PC हो, कोई फोन हो या कोई भी चीज हो। इससे हमारा टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे जो हर एक डिवाइस पे, हर एक मीडिया पे इजीली वहां पे वो वर्क कर सकती है। वो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डिवाइस खुद को रिसाइज कर सकती है, हाइड कर सकती है, श्रिंक कर सकती है और इनलार्ज कर सकती है। मीडिया क्वेरीज का मतलब यह है कि जिस भी मीडिया पे रन करने वाली है, जिस भी डिवाइस पे रन करने वाली है, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। जो भी इस वेबसाइट को बना रहा है उसे पता होना चाहिए, उसकी कोडिंग में ये मेंशन होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू डिवाइस ये जो है अपने आप को चेंज कर सकती है। उसके बाद आ जाता है फ्लूइड ग्रिड्स। फ्लूइड ग्रिड्स का मतलब ये है कि जैसे जो वाटर होता है, जैसे वो कहीं पर भी फ्लो कर सकता है, वैसे ही क्या होगा, ऐसे ग्रिड्स बनाए जाएंगे। ग्रिड्स का मतलब यह है कि जैसे मान लो ये वेबसाइट का लेआउट है, तो इसमें इस तरीके से ग्रिड्स बनाए जाएंगे कि ये जो ग्रिड्स है ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइस, ठीक है। और फ्लेक्सिबल विजुअल का भी मतलब यही है कि किसी भी डिवाइस पे वो इजीली बिना किसी डिफेक्ट के क्या हो सकती है, आपकी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है वो काम कर सकती है। तो ये 3 इसके फीचर है RWD के, जिनसे हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जो हर एक डिवाइस पे सुटेबल है काम करने के लिए। वो अपने आप को ऑटोमेटिकली क्या कर सकती है, रिसाइज कर सकती है, हाइड कर सकती है, श्रिंक और इनलार्ज कर सकती है। और ये 3 डिफाइनिंग फीचर है जिनसे हम RWD यानी कि रिस्पॉन्सिव जो हमारी वेब डिजाइनिंग है उसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वेबसाइट एंड इट्स टाइप, कि वेबसाइट क्या होता है, उसके टाइप क्या है। वेबसाइट आपको पता है वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, और ये वेब पेजेस रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ये इन्फॉर्मेशन ला दी, एक ये इन्फॉर्मेशन ला दी। ये सारे वेबसाइट क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, सेम डोमेन नेम होता है। ये वेब पेजेस कंटेन करते हैं टेक्स्ट को, इमेजेस को, ऑडियो या फिर वीडियो को। अब जो वेबसाइट होती है 2 तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है कोई चीज रुकी हुई है, डायनामिक का मतलब है कोई चीज रेगुलरली चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है, ठीक है। तो दोनों को समझते हैं। सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट समझेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट एक कलेक्शन है वेब पेजेस का जिसका कंटेंट फिक्स्ड है एंड इज सेम फॉर ऑल यूजर। यानी कि हर एक यूजर के लिए स्टैटिक वेबसाइट का कंटेंट फिक्स्ड रहेगा, कंटेंट चेंज नहीं होने वाला है। लोड क्विकली, इसका कंटेंट हमेशा सेम रहेगा, तो कुछ अपडेट होने की जरूरत है नहीं, तो इस वजह से ये जल्दी लोड हो जाती है। डू नॉट यूज डाटाबेस कनेक्टिविटी, अब इसको डाटाबेस कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट का डाटा डाटाबेस में सेव नहीं होता है, क्योंकि
क्योंकि इसके जो कंटेंट है वो फिक्स रहता है, तो हमें बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है, पुराना डाटा सेव करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से इसको ईजी होता है डेवलप करना, क्योंकि इसके अंदर हमें कंटेंट फिक्स रखना है, बार बार इसको अपडेट की जरूरत है नहीं। नॉन इंटरेक्टिव वेब पेजेस क्रिएट करती है स्टैटिक वेबसाइट, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसको बार बार अपडेट होने की जरूरत है नहीं, तो इसको कुछ नई चीज तो अपडेट करनी है नहीं, तो इसको इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं चाहिए यूजर का कि जो चीज जैसी है वो वैसी ही उनको रखनी है, इसलिए वो स्टैटिक वेबसाइट है। तो अगर कुछ चीज अपडेट करनी होती है तो वहां पे हम फीडबैक लेते हैं, उसको डायनामिक क्रिएट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो यूजर का, क्लाइंट का। लेकिन यहाँ पे नॉन इंटरेक्टिव वेब पेजेस होते हैं क्योंकि जो कंटेंट है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। इस वजह से लो इन कॉस्ट होती है, कुछ अपडेट करना नहीं है, कोई नई चीज बार बार लानी है नहीं, तो इसको लो कॉस्ट रखते हैं। और ये डायरेक्टली जो ब्राउजर है उसमें रन कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डाटाबेस की जरूरत है नहीं, कोई डाटाबेस में पुरानी चीज स्टोर है नहीं, जो जैसी है वो वैसी ही आएगी, वैसी ही लोड होगी, तो इसलिए डायरेक्टली ब्राउजर पे रन हो जाती है। और इसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से क्रिएट करते हैं, ये काफी ज्यादा सिक्योर है। और डाटा ऑफ वेबसाइट इज फिक्स्ड, इसका जो डाटा है वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये यहाँ पे इसको सिक्योर इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें कोई भी डाटाबेस सेव नहीं होता है, कोई यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव नहीं होती है, इस वजह से ये सिक्योर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये होगी हमारी स्टैटिक वेबसाइट। अब हम देखेंगे हमारी डायनामिक वेबसाइट। तो डायनामिक वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जिनका कंटेंट चेंज होता है डायनामिकली, ठीक है, यानी बार बार अपडेट होता रहता है डायनामिक वेबसाइट का कंटेंट। तो इस वजह से इसको कुछ टाइम भी लगता है लोड होने के लिए, अपडेट होने के लिए। ये डाटाबेस कनेक्टिविटी से डील करती है इसके अंदर, यानी जो डाटा होता है वो सेव होता है। और ये कॉम्प्लेक्स होती है डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इंटरेक्टिव वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्लाइंट से इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए इसको और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स टू डेवलप हो जाती है। इसमें हमें प्रोग्रामर्स की जरूरत पड़ती है, वेयर स्टैटिक वेबसाइट को बनाने के लिए सिर्फ वैसे हमें वेब डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, किसकी कैसी डिजाइन होनी चाहिए, क्या इसका लेआउट होना चाहिए। लेकिन हमें पूरा लॉजिक देखना पड़ता है हमारा डायनेमिक वेबसाइट को क्रिएट करने में, इस वजह से ये हाई इन कॉस्ट होती है। ये सबसे पहले सर्वर पे रन करती है क्योंकि इसमें डाटाबेस कनेक्टिविटी होती है, उसके बाद जाके इनका जो वेब पेज होता है वो हमारे क्लाइंट के पास जाके डिस्प्ले होता है उनके वेब ब्राउजर पे। और इसको हम क्या करते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्रिएट करते हैं। ये थोड़ी इनसिक्योर होती है क्योंकि इसमें यूजर का डेटा ऑलरेडी स्टोर होता है, तो वो कहीं भी अगर हम इंटरनेट से देखें इसको, तो इंटरनेट से अगर कोई चीज हमारी कहीं पर भी स्टोर है तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल ही है, क्योंकि अगर वो बाई चांस कभी किसी ने हैक कर ली तो वो हमारी डाटा क्या हो सकती है, वहां से चुराई जा सकती है। इस वजह से ये थोड़ा इनसिक्योर है। और डाटा ऑफ वेबसाइट इज नॉट फिक्स, क्योंकि इसका जो डेटा है वो फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि अपडेट होती रहती है, क्योंकि ये है ही डायनामिक वेबसाइट जिसका कंटेंट बार बार डायनामिकली चेंज होता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट के हो गए डिफरेंस। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था, और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, हमारा वेब पब्लिशिंग का जो हमारा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है मॉड्यूल जो हमारा है M2R5, उसका फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही मैं कमेंट में भी डाल दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू, आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय।